किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो उसी शख्स ने लिखी है जो पेशे से एक वकील और दिल से एक कवि और लेखक है। जी हां, मैं अजय जुगरान की बात कर रहा हूं। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं उसका शीर्षक है देर रात की फोन कॉल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आधी रात कड़ी सर्दी में वो फोन कॉल सुबह के अलार्म की तरह मेरा स्वप्न भंग कर गई। उसकी सामान्य प्रवृत्ति से अवगत मुझे अपने फोन पर उसका नाम देखते ही लगा कि राजीव की ये रात शायद कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। राजीव, सब ठीक है? मौन। राजीव, मैंने और अधिक आग्रह से कहा। मौन। शायद सिग्नल कमजोर था। मैं कॉल काट के फिर से डायल करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसने सहसा चुप्पी तोड़ी। मैं स्वर्ग के हेलीपैड पर खड़ा हूं, दुनिया के ऊपर, उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो लगभग पूरी तरह से कुछ असंगत, कुछ अनर्गल बड़बड़ा रहा था, जिससे मैं बार बार उसका नाम और कुछ दो चार अर्थपूर्ण शब्द ही पकड़ पाया। जैसे जैसे वो शब्द जुड़कर वाक्य बनने लगे, चिलचिलाता ठंडा खौफ मेरी पहले से ही ठंडी हड्डियों में घुस गया। जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में वो रहता था उसका नाम था पैराडाइज, यानी स्वर्ग, और शायद वो उसकी छत पर खड़ा था। मैं सुन रहा हूं, तुम बोलते रहो, बस मुझसे बात करो राजीव, मैंने पूरी सहानुभूति और संवेदना भरी आवाज में कहा। लेकिन उसकी जबान लड़खड़ाती रही। उसके शब्द रुक रुक कर वाक्य बने। मैंने उन्हें सुना, उसके साथ जुड़ने की कोशिश की, उसकी जुमलेबाजी को समझा। मैं राजीव से ये पूछने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका कि वो पैराडाइज कहे जाने वाले उस अधबने कंक्रीट ब्लॉक की छत पर कैसे पहुंचा। महीनों पहले वो इस बिल्डिंग की 18वीं मंजिल में अपने फ्लैट में रहने चला गया था। वो एक अधूरी इमारत थी, जिसकी आधी अधूरी सीढ़ियों की ईंटें भी इस उम्मीद में टिकी थीं कि बिल्डर किसी दिन जेल से शायद अधिक समझदारी और कम धोखाधड़ी के साथ उसे शाप मुक्त करने के लिए वापस आएगा और कई मध्यवर्गीय लोगों के सपनों को पूरा करेगा। वर्तमान में कोई भी लिफ्ट इमारत के ऊपर तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन फिर भी इस शुक्रवार और शनिवार के बीचों बीच रात अधर में मुझे ये स्पष्ट हो गया कि राजीव ने फिर भी इस शुक्रवार और शनिवार के बीचों बीच इमारत की 27वीं मंजिल की छत तक अपना रास्ता खोज लिया है। उसने मुझे बताया कि उसके सामने का दृश्य सुंदरता के पैमाने पर निश्चित रूप से 7वां स्वर्ग था। वो एक झिलमिलाते शहर का अवलोकन कर रहा था, जिसकी सड़कें चलते उजालों से भरी थीं, पर जिसकी मेट्रो रेलगाड़ियां दूर डिपो में आराम कर रही थीं। उसने कहा कि तालाबंदी के कारण धुंध और धुआं इतने कम हो गए थे कि उसे आकाश गंगा, ओरियन बेल्ट, अपना मिथुन राशि कॉन्स्टेलेशन और दिल्ली हवाई अड्डे से आने जाने वाले विमानों के सफेद पेट सब साफ दिख रहे थे। मैं पहली बार राजीव से एक दिन इत्तेफाक से मिला जब हम एक ही समय पर, मैं और अपने मुवक्किल और वो अपनी कंपनी के भवन पहुंचे। उसने मेरी कार की नंबर प्लेट UK07 पर स्नेह भरी नजर डाल मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन कर पूछा, देहरादून? हाँ, मैंने कहा। वाह, मेरा शहर, उसने कहा, और हमने हाथ मिला विजिटिंग कार्डों का आदान प्रदान किया। उसके बाद से जब भी मैं उसके दफ्तर जाता, मैं उससे मिलने की कोशिश करता, और उसने मुझे कई बार फोन किया। हमने उसकी बेटी के स्कूल के दाखिले, उसके काम के बदलाव और उसके फ्लैट की खरीदारी के बारे में बात की। मुझे लगा वो मुझमें अपने लिए एक बड़ा भाई खोज रहा था। महामारी की चपेट और उसके चलते लंबी तालाबंदी, पहले उसकी कंपनी से विज्ञापन बनाने वाले ग्राहक, और फिर वो कंपनी ही भारी नुकसान में चली गई। 1-2 महीने घर से ही काम करने के बाद उसने अपनी नौकरी खो दी।
और मुझे इस बुरी खबर को टेक्स्ट किया। मैंने उसे तुरंत वापस फोन किया। 4-5 कोशिशों के बाद उसने फोन तो उठाया, लेकिन उसकी आवाज से वो टूटा हुआ लगा और बात करने को तैयार नहीं था। मैंने कुछ संदेश देकर उसे सहानुभूति देने और प्रोत्साहित करने की कोशिश की। कहना आसान है सर, उसने आखिरी टेक्स्ट लिखा और फिर धीरे धीरे वो अपने दिमाग के अंधेरों में चला गया। मनोचिकित्सकों और परिवार के बुजुर्गों के साथ कई दौर बातचीत के बाद उसकी पत्नी भी एक सुबह उनकी इकलौती बेटी को अपने साथ ले चुपचाप उसे छोड़ मसूरी एक स्कूल में पढ़ाने चली गई। राजीव को यकीन था कि वो उसे अपने एक सहकर्मी से प्रेम के चलते छोड़ गई, जबकि उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने देखा कि वो राजीव के दवा से कहीं ज्यादा दारू पर बढ़ते भरोसे के कारण थक कर टूटने लगी थी और अपनी बिटिया को एक अच्छा माहौल देने के लिए तड़प रही थी। आज रात राजीव अपने सपनों और दुःस्वप्नों को छोड़ उड़ जाना चाहता था। उसके टूटे शब्दों से बने 1-2 वाक्यों में उसने सुबकते हुए कहा, मैं तो बस अपने पंख खोल एक लैंडिंग करना चाहता हूं, और अगर वो ना हो सके तो हवाएं मुझे संभाल ऊपर ले जाएं। राजीव, राजीव, तुम जहाज नहीं हो, सोचो जरा, कहा मैंने। लेकिन मेरे पंख तो हैं, उसने उत्तर दिया और कुछ गाने लगा। मैं सिहर गया। मुझे पता था कि उसकी लैंडिंग जहाजों से बिल्कुल अलग होनी थी। जहाज बिना पंख के न उड़ते हैं न उतरते हैं। जाने राजीव का क्या होगा, मैंने मन ही मन सोचा। अगले कुछ पल वो अचानक धारा प्रवाह में बोलने लगा। उसने कहा कि छत के कोने से नीचे दिख रही नीले रंग की एक आयताकार आकृति उसे सम्मोहित कर रही है। उसने कहा उसे उस आकृति से सही दिशा की हवा पकड़ मिलना है। उस दिशा का पता करने के लिए उसने अपनी कलाई की घड़ी उतारी और उसे उछाल फेंका, लेकिन वो जाने कैसे पल में कहीं गायब हो गई। उसने कहा कि पश्चिमी हवा उसे 1000 सिरों वाली सुई की तरह छेद रही है और वो उसे थोड़ी ही देर में एक चील की तरह ऊपर उठा लेगी और फिर एक सतरंगी धमाका होगा जिससे उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। इसके बाद उसने गीता से लिए श्लोक मुझे उसकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि के साथ अगले दिन प्रकाशित करने के लिए टेक्स्ट किए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। मेरी आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे शुष्क नहीं कर सकती। मेरी आत्मा को काटा, जलाया, गीला या सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील, अचल और आदिम है। मैं अंतरिक्ष और समय से परे हूं। लेकिन मुझ पर किसी के आशीर्वाद ने राजीव को उस रात कुछ और समय के लिए अपनी आत्मा को अपने शरीर के भीतर ही रहने देने के लिए प्रेरित किया। मुझसे वो बात कर शायद उसे नियंत्रण या सुने जाने का एहसास हुआ, और जो समय फलस्वरूप मिला उसमें मैंने पुलिस, उसके दोस्तों और पूर्व पत्नी से मदद के लिए एक दूसरे फोन से बार बार कई बार डायल किया। जहां गुड़गांव पुलिस विवरण मांगने में खोई हुई थी, वहां उसके कुछ दोस्त इस प्रकरण का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और कुछ कह रहे थे कि यह राजीव का बार बार दोहराया जाने वाला नाटक था। भाग्यवश मेरे बार बार फोन करने पर राजीव की पत्नी मसूरी में जागी और मेरे थोड़ी देर मिन्नत करने पर उसने अपनी 9 साल की परी को जगाया और उसे अपने पिता को गुड नाइट विश करने के लिए कहा। और फिर दोनों फोन के स्पीकर चालू होने के बाद मैंने उस नन्ही बच्ची को अपनी मीठी मीठी आवाज में ये कहते सुना, पापा, मैं सो रही थी,
आप ही सो जाइए, प्रॉमिस मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगी। इन दिनों स्कूल बंद है। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, गुड नाइट, बाय बाय। वो ये कहकर चुप हो गई, लेकिन फोन बीप ऑफ यानी कटा नहीं। बेटी के इन शब्दों ने राजीव को एक बच्चे की तरह रुला दिया। मैंने उसे एक कविता सुनाने की कोशिश करते हुए सुना। वो चिड़िया बिल्कुल बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। वो झूलती हुई और खिलती हुई शाखा पर बैठना चाहती है। अफसोस मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़कर उड़ गई है, इसलिए मेरे घर में अब कोई उत्सव नहीं है। जब माई सुसाइड नोट, माई विल, एवरीथिंग इज फॉर यू जैसे कुछ और शब्द उसने कहे, तो दूसरी ओर से फोन काट दिए जाने की आवाज आई। लेकिन ठीक उससे पहले उसकी बेटी की आवाज और उसके शब्द उस रात वास्तव में जीवनदायी थे। राजीव शांत हो गया और थोड़ी देर में पैराडाइज के स्विमिंग पूल के वो 2 गार्ड जिनके पास राजीव की फेंकी घड़ी गिरी थी, उसके पास पहुंचने में कामयाब हो गए। वो उसे हाथ पकड़ दीवार से सटाकर सीढ़ियों से नीचे उस ईंट की दीवार के पार ले आए जिसमें राजीव ने अपने अब निरस्त प्रयास के लिए एक छेद बनाया था। उसके लिए मृत्योपरांत श्रद्धांजलि कहीं नहीं छपी। और कुछ महीने बाद जब मैं उसके रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिला तो उसने मुझसे पूछा, भाई साहब, पिछले साल उस दिसंबर 14 को आपने मुझे इतनी देर रात क्यों फोन किया था? जरूरत में एक दोस्त तक पहुंचने के लिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसके भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो जानकर मुस्कुराया। वो अब रिहैब में अपने साथी निवासियों को पेंटिंग सिखा रहा है। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी हुई कहानी देर रात की फोन कॉल। आशा है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी कहानियों की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।